हेलो, आप सभी का स्वागत है और आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को। है क्या कि अभी तक हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 चैप्टर थे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और एक फिर था करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले 2 चैप्टर में चार्ज मूव नहीं कर रहा था, वो किसी इंसुलेटर के ऊपर चार्ज को हम लोग स्टोर करा लेते थे या वहां पे वो रहता था, तो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी वो कंडक्ट नहीं करता, तो उसके कारण उसकी प्रॉपर्टीज को, चार्ज की प्रॉपर्टीज को हम पढ़ पा रहे थे, वो भी चार्ज एट रेस्ट करके। फिर क्या किया कि थर्ड चैप्टर में हमने उसको एक्सेलरेट हुए बिना क्या किया, उसको स्टडी किया, जिसमें एक स्टीडी वे में वो बह रहा हो, जिसको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे वर्ड पढ़े थे हम लोगों ने। और फिर एट द एंड किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और बहुत सारी एप्लीकेशंस, ओम्स लॉ वगैरह हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा। अब जो स्टार्ट करना है, अब ये करना है कि चार्ज जब स्टीडी वे में मूव कर रहा है तब तक उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। मेन चीज जो दिमाग में रखने वाली क्या है कि चार्ज जब स्टीडी वे में है या रेस्ट में है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम उसको एक्सेलरेट कराएंगे, जैसे ही हम उसको क्या कराएंगे, एक्सेलरेट कराएंगे, या उसकी स्पीड रैंडमली बढ़ेगी घटेगी या कुछ भी होगा, कुल मिला के एक्सेलरेशन अगर होगा तो उसके पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 प्रकार की फील्ड्स होंगी किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, ऑरस्टेड ने, और ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक्चुअल में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं था, इनसे गलती से हो गया था। कैसे कि इनकी जैसे लेबोरेटरी होती है किसी भी साइंटिस्ट की होती है अपनी, तो उस लेबोरेटरी में कंपास भी है, आपका वायर्स भी है। तो हुआ क्या कि जब इन्होंने स्विच ऑन किया तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गैल्वेनोमीटर जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, और उसी डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने के चक्कर में ये इनसे एक्सपेरिमेंट हुआ और वो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स कहलाई। वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे उनको समझने का प्रयास करें तो इन्होंने ये पाया कि जैसे मान लेते हैं कोई एक करंट कैरिंग वायर है, तो इसके आसपास जब इन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास रखा, मान लेते हैं नॉर्थ साउथ ऐसे कुछ बता रहा था वो, ऐसे करके कुछ मैग्नेटिक कंपास था, तो हुआ क्या कि वो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ। इसके अंदर क्या हुआ आपका डिफ्लेक्शन, इस पे बेस्ड सिमुलेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। तो इसमें क्या हुआ, एक डिफ्लेक्शन आया और उस डिफ्लेक्शन को इन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर इन्होंने प्रॉपर्टीज बताई। वो प्रॉपर्टीज क्या थी, अगर हम उनको समझने का प्रयास करें तो इतना समझ में आता है कि यार पहली प्रॉपर्टी इनकी ये थी कि जैसे कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इन्होंने उसकी डायरेक्शन बताई मैग्नेटिक फील्ड की और बताया कि जैसे कोई करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास एक सर्कुलर वे में मैग्नेटिक फील्ड होती। इसको भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। जैसे कोई एक टेबल है, टेबल में एक बीच से होल करके एक वायर निकाल दो आप, उसके आसपास आयरन फिलिंग्स डाल दो, तो एक वो कंसेंट्रिक सर्कल्स का एक पैटर्न मिला, जिसको उन्होंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण जहां कांस्टेंट है वहां पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताई कि या तो क्लॉकवाइज कह लो या एंटी क्लॉकवाइज कह लो, ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा इन्होंने इसी को लिखना बताया था, जैसे कोई करंट कैरिंग वायर है आपका, ये करंट कैरिंग वायर है, अगर हम किसी एक पॉइंट P पे, यहां एक कोई पॉइंट P है और यहां अगर एक कोई पॉइंट Q है, इन दोनों पॉइंट्स पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बताना चाहते हैं कि वो कैसी है, तो इन्होंने इसी को डिफाइन किया था। जैसे मान लेते हैं इसमें करंट कैरिंग वायर में करंट अपर डायरेक्शन में है या ऊपर को जा रहा है, तो हम क्या कराएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ऐसे रखा है इसको, जिस तरफ आपको फील्ड चाहिए है उस तरफ को आपकी फिंगर्स पॉइंट करनी चाहिए। तो देखा जाए तो फिंगर्स उल्टी नहीं मुड़ सकती, ये ऐसे नहीं मुड़ सकती है, ये अंदर को ही मुड़ सकती है, बट अगर ऐसे सरफेस पे रखा है तो ये अंदर भी नहीं मुड़ पा रही है। तो आप क्या ध्यान में रखोगे कि इधर पे जो फील्ड होगी वो अंदर जा नहीं पा रही, तो मतलब क्रॉस, और क्रॉस है तो उसी को बोला जाता है इनवर्ड, उसी को क्या बोला जाता है, इनवर्ड। और अगर इस तरफ की बात करें, इस तरफ जैसे हम इसको रखेंगे, ये बाहर को आ जाएगी, इट मींस कि इधर पे फील्ड को बाहर आने का रास्ता है, तो उसको दिखाया गया डॉट से, और इसको बोला गया कि यहां पे कौन सी फील्ड है, आउटवर्ड एक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आउटवर्ड है और यहां पे क्या है, इनवर्ड है। प्लस
स्ट्रेंथ के बारे में बताया था कि स्ट्रेंथ को कैसे समझना है, इस चीज को, इन चीजों को आपको याद रखना होता है। स्ट्रेंथ को कैसे बताया था कि यार अगर हम इस चार्ज के सॉरी इस करंट कैरिंग वायर के पास में जितना आते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, या फिर इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, अगर उस भाषा में हमें बोलना है तो हम बोलेंगे कि कंपास को जैसे कोई कंपास है, कंपास को जितना हम पास में ला रहे थे करंट कैरिंग वायर के, तो डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा कंपास में हो रहा था, दूर ले जाने पे डिफ्लेक्शन कम हो रहा था। या कह लो कि वायर को कंपास के जब पास ले जा रहे थे तो उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा था, वायर को दूर ले जा रहे थे तो उसमें डिफ्लेक्शन कम था। इस वे में आप इनको बता सकते हो। प्लस अगर हम इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। इतनी सी चीजें हमें ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से पता चली। एक राइट हैंड थंब रूल पता चला, इनवर्ड और आउटवर्ड फील्ड पता चली, स्ट्रेंथ पता चली, उनकी डायरेक्शन पता चली, और ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ऐसा पता चला कि चार्ज जब मूव करेगा तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड को रखेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया गया, उस मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया गया बी से, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट किया गया, और उसका नाम कैपिटल बी से डिनोट किया गया। बताया गया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और जब फील्ड है, जहां भी, ये चीज को ध्यान रखना, जहां भी फील्ड है वहां फोर्स लगेगा। तो अब हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। अगर उसकी बात करें तो पहला अपना टॉपिक समझने का प्रयास करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू लगाया जाए उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। और उसको निकालने के लिए उसको मतलब दिया गया, उसको बताया गया कि कहीं भी एफ बी जो है मैग्नेटिक फोर्स है वो बराबर होता है क्यू वी वी साइन थीटा के, वो बराबर होता है क्यू वी वी साइन थीटा के। या इसी को साइन थीटा अगर हटाएंगे तो इसी को क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। चार्ज एक वेक्टर, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी को ऐसा लिखा जा सकता है क्यू वी क्रॉस बी। इनको आपको याद रखना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू वी वी साइन थीटा। ऑब्जर्व करी गई तो ये पाई गई। फिर इसी में एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है आपका लॉरेंज फोर्स। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है लॉरेंज फोर्स। कई बार आया हुआ है आपका लॉरेंज फोर्स, कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। तो लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज ने क्या ऑब्जर्व किया कि यार देखो, जो बात ऑर्स्टेड ने कही उसी को इन्होंने फॉर्मुलेट करके दे दिया कि देखो, अगर उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मींस जब वो मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो दोनों फोर्स होंगे। इसी को उन्होंने बताया कि टोटल जो फोर्स होगा, लॉरेंज फोर्स जिसको बोलेंगे, वो कॉम्बिनेशन होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एफ मैग्नेटिक का। एफ मैग्नेटिक फोर्स का वो कॉम्बिनेशन होगा। तो उसके लिए क्या बोला कि भैया इसका फॉर्मूला हमें पता है, एफ इक्वल्स टू होता है क्यू ई, और इसका फॉर्मूला हमें पता चला अभी क्यू वी वी साइन थीटा या क्यू वी क्रॉस बी। आपको जिस फॉर्म में लिखना है ऐसे लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी। तो उन्होंने इसी को बोला कि ये है आपका लॉरेंज फोर्स, मींस ये दोनों फोर्स इकट्ठे एक साथ पाए जाएंगे। इसी को क्या बोला गया? लॉरेंज फोर्स बोला गया। कुल मिला के इतनी सी बातें हमें दिमाग में रखनी चाहिए। बट लॉरेंज फोर्स के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग निकालें तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लेते बना ली। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल ऑर्बिट मतलब घूम रहा है ऐसे, तो उसके कारण कुछ फॉर्मूले हैं, उसकी रेडियस निकाली जा सकती है, उसका टाइम पीरियड निकाला सकता है, फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है जो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है। तो सहायता के लिए थोड़ा सा कॉमन सा फिगर मैंने बना रखा है आपको। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है वो बी है और वेलोसिटी वी है, आर डिस्टेंस पे वो रिवॉल्व कर रहा है। तो उसके लिए क्या कहेंगे, सिंस मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है आपका क्यू वी वी साइन थीटा। अगर हम यहां गौर करें v और वेलोसिटी और इस वेक्टर के बीच में, तो एंगल जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो यही f जो हो जाएगा एफ बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू वी बी। और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स सिंस एफ सी इक्वल्स टू होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर ये स्टेबल है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्यू वी वी, और यहां से v कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और यहां से एक फॉर्मूला बनेगा r इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू वी
एम बी अपॉन क्यू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से बहुत सारे फॉर्मूले अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। अगले पेज पे अगर चलें तो हमने अभी फॉर्मूला क्या निकाला, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू वी। एक चीज और बताना, सिंस हमें मालूम है एक मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, मोमेंटम इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू होता है आपका मोमेंटम, P इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू होता है मोमेंटम। तो उसी को अगर यूज करेंगे तो ये R इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला बनेगा P अपॉन क्यू बी। R इक्वल्स टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला, P अपॉन क्यू बी। हो सकता है आप सवाल में क्या हो, आपसे मोमेंटम दिया जाए, इलेक्ट्रॉन बता दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, रेडियस पूछ लिया जाए तो आप रेडियस को निकाल सकते हो। फिर क्या होता अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और बदलने का प्रयास करें और इसमें क्या करें कि इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, तो सिंस हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अगर हम इसी फॉर्मूले में क्या करें कि इस 2 को इधर ले आए और एक m का और मल्टीप्लाई कर लें, अगर मैं इसी को लिखूं 2m के ई, काइनेटिक एनर्जी को के ई लिखा 2m के ई, तो ये बराबर हो जाएगा आपका m स्क्वायर वी स्क्वायर के। ये किसके बराबर हो जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर। और इसी से अगर हम निकालेंगे तो mv इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, mv इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी 2m के ई। अगर उसी को बगल में लिखें तो आपको पता चलेगा कि R इक्वल्स टू एक फॉर्मूला और बन जाएगा, R इक्वल्स टू एक फॉर्मूला और बन जाएगा आपका, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के ई अपॉन क्यूबी, 2m के ई अपॉन क्यूबी। एक ये फॉर्मूला आपके पास बन के आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग चाहें तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कैसे, सिंस हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो होती है के Q1 Q2 अपॉन R। अगर इसी को हम पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो पोटेंशियल के फॉर्म में यही होती है आपकी U इज इक्वल्स टू Q इंटू वी, U इक्वल्स टू Q इंटू वी। तो एनर्जी को ही रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, Q इंटू वी से। तो R का एक और फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है अंडर रूट 2m क्यू वी अपॉन Q इंटू वी। इस फॉर्मूले का भी यूज किया जाता है, न्यूमेरिकल्स के दौरान इनका भी प्रयोग किया जाता है। फर्दर अगर आपसे बात करी जाए, सिंस हमें ये सारी चीजें पता चल गई, और एक और चीज है कि अगर ओमेगा के टर्म में अगर आपसे कुछ पूछा जाए, ओमेगा के टर्म में, तो भी ये वैल्यूज निकल के आ जाती है टाइम पीरियड के बराबर। टाइम पीरियड का जब फॉर्मूला निकालोगे तो टाइम पीरियड बराबर निकल के आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। कैसे निकालोगे, अगर इस पे जाना है आपको, अगर कैसे निकालोगे इस पे जाना है तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि ओमेगा इक्वल्स टू फॉर्मूला पता है, ओमेगा जो v इक्वल्स टू होता है ना वेलोसिटी, v इक्वल्स टू r ओमेगा, रोटेशनल मोशन से हम लोगों को पता है, और उसी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है। तो जैसे ही यहां जहां वेलोसिटी की वैल्यू रखी हुई है, इस वेलोसिटी की जगह जब आप उसको यूज करोगे तो आपका एक फॉर्मूला बनेगा t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। और फर्दर अगर एक और फॉर्मूला आपका निकला है तो न्यू इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला निकल आएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई m। इन फॉर्मूले को अगर आपको पता है तो काम बन जाता है। फिर होता क्या है कि अगर पैरेलल और एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाइज लिखना होता है तो इन्हीं वैल्यूज के साथ, जो ये वैल्यूज आपने टाइम पीरियड की लिखी ना t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, इन्हीं वैल्यूज के साथ cos थीटा और sin थीटा और लिख लिया जाता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट में sin थीटा होता है और पैरेलल कंपोनेंट में cos थीटा होता है। तो ये थे सारे फॉर्मूलेज जिनसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। न्यूमेरिकल्स जितने भी आते हैं आपके, उनमें सारी वैल्यूज लगभग होती हैं, बट आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा फॉर्मूला, तभी वो आ पाएगा। तो ऐसे आपके सारे फॉर्मूले लगभग मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इस वाले फॉर्मूले को आप लोग निकाल लेना। अगर ना निकाल पाओ तो मुझे बताना, करना बड़ा आसान है। v इक्वल्स टू r ओमेगा का यूज करोगे, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है, और v की वैल्यू जैसे v इक्वल्स टू r ओमेगा है ना, तो उसमें जब वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। के टर्म में ना आए तो कमेंट करना, मुझे बताना और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना।
तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जहां ना समझ में आए वो चीज बताइए। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ को, और बायोट सेवर्ट लॉ के बाद एक एम्पियर सर्कुलर लॉ का वीडियो आएगा। ऐसे करके आपका धीरे धीरे करके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए मुझसे, और हो पाए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।